चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएम स्टार्ट होगी तुम्हारी या अब आज से होगी? हो गई। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 5th। और तुम्हारा तो एक ही बचा है सितंबर का, तो है ना? बढ़िया। चलो आज अपन ने कल अपन ने क्या किया था? प्राइमरी रूल्स पढ़े थे। प्राइमरी रूल्स के मुझे नाम बताओगे क्या? बहुत ही फैंसी नेम्स थे, है ना? क्या क्या नाम थे? पहला रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, दूसरा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, तीसरा रूल ऑफ, बस दो के अलावा तो हमको याद ही नहीं आ रहा है। तीसरा रूल हेडन्स रूल, और रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, और रूल ऑफ एडजस्टम जेनरस। ये यही पढ़ा था बस कल अपन ने। अब आज एक रूल अपन को और पढ़ना है, प्राइमरी रूल्स। ये सारे कौन से रूल्स है? प्राइमरी रूल्स। एक और कौन सा पढ़ा था? रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, है ना? अब सुनो, रूल ऑफ एडजस्टम जेनरस का मतलब, सॉरी, आज हमारा जो एक लास्ट रूल बचा है विच इज रूल नंबर 3, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है ना? सुना बहुत ध्यान से क्लास। चलो, कौन सा रूल है? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, है ना? ये रूल क्या कह रहा है? सुनो बहुत ध्यान से। ये रूल सिंपली ये कहता है कि कितनी बार लॉ में क्या होता है, हम जब सेक्शन पढ़ते हैं तो तुमने कितनी बार सेक्शन में ये लाइन पढ़ी होगी, सेक्शन की स्टार्टिंग ही लाइन ये होती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ एक्ट। ये लाइन कितनी जगह आती है? इवन सीए फाउंडेशन में भी आता था, सीए इंटर में भी आता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग notwithstanding anything contained in any provisions of act। अब इसका क्या मतलब है, सुनना बहुत ध्यान से। तुम्हें याद है अपन ने जब कंपनी लॉ स्टार्ट किया था तो अपन ने कंपनी लॉ में ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम पढ़ा है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 13। मेमोरेंडम ऑल्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है? वेरी गुड, एसआर पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में। अच्छा, मेमोरेंडम को ऑल्टर करना मतलब नेम भी ऑल्टर हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी ऑल्टर हो रहा है, कैपिटल भी ऑल्टर हो रहा है, लाइबिलिटी भी ऑल्टर हो रही है, कंपनी का शेयर कैपिटल भी ऑल्टर हो रहा है, यही मतलब है। मुझे एक बात बताओ, सेक्शन 13 में लिखा है कि एमओए ऑल्टर करते हैं तो एमओए लगता है जनरल मीटिंग का, पर अगर तुमको याद हो तो सेक्शन नंबर 61 अलग से दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 61 ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। इसका मतलब अपन जो एमओए ऑल्टर करते हैं जिसमें एमओए की सारी क्लॉजेस ऑल्टर होती है, पर उसमें से जो शेयर कैपिटल वाली क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है? शेयर कैपिटल वाली। वो शेयर कैपिटल वाली क्लॉज सेक्शन 13 में ऑल्टर नहीं होती है। शेयर कैपिटल वाली क्लॉज कहाँ ऑल्टर हो रही है? सेक्शन नंबर 61 में। कहाँ पे? सेक्शन नंबर 61 में। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल का सेक्शन है 61, जो ये कहता है कि आपको शेयर कैपिटल ऑल्टर करने के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस में ओआर इन जनरल मीटिंग से काम हो जाता है। किससे काम हो जाता है? ओआर इन जनरल मीटिंग। इसके बाद भी ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अलावा अपने पास एक सेक्शन 66 भी है जिसको बोलते हैं रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिडक्शन है। तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल भी तो ऑल्ट्रेशन का ही पार्ट है। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल भी किसका पार्ट है? ऑल्ट्रेशन का। और रिडक्शन करने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ता है। रिडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एसआर। मतलब सबसे पहले आप एमओए ऑल्टर करते हो,
जिसमें सारी क्लॉजेस ऑलमोस्ट ऑल्टर होती है, पर उसमें से शेयर कैपिटल क्लॉज कहाँ ऑल्टर होती है? 61 में। उसमें से भी अगर शेयर कैपिटल को ऑल्टर करके रिड्यूस करना है तो सेक्शन 66 स्पेसिफिकली दिया हुआ है, और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में भी एक सेक्शन स्पेसिफिक आता है, सेक्शन 68 बायबैक, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, याद है क्या? है ना? तो सेक्शन 68 बायबैक आता है, उसके अलावा बोनस इशू आता है, राइट इशू आता है, इन सबसे शेयर कैपिटल ऑल्टर ही तो हो रही है, बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब हमारे पास सेक्शन 13 से रिलेटेड सेक्शन 61, 66, 68 बोनस इशू, राइट इशू डिफरेंट सेक्शंस है। और अगर मैं बोलूं तो सेक्शन 13 के कंपैरिजन में सेक्शन 61 ज्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि 61 सिर्फ शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने की बात कर रहा है, और मेमोरेंडम ऑल्टरेशन सेक्शन 13 तो सबको ऑल्टर करता है, हाँ है ना? इसमें भी 61 में भी स्पेसिफिकली 66 है, ऑल्ट्रेशन में तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, पर अगर शेयर कैपिटल डिक्रीज होता है तो 66 लगता है, बोलो हाँ है ना? और उसमें भी अगर आप रिडक्शन में बायबैक कर रहे हो तो वो आपको अलग से सेक्शन दे रहा है, 68, 69, 70, याद है क्या बायबैक के? उसमें भी अगर आप शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर रहे हो 61 में और बोनस इशू और राइट इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, बोलो हाँ है ना? तो मतलब जो सेक्शंस है वो स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। तो सपोज करो मैं ये कहती हूँ कि अगर मुझे शेयर कैपिटल ऑल्टर करना है तो मैं सेक्शन 13 लगाऊंगी कि 61 लगाऊंगी? 61। इसका मतलब दोनों में से कौन सा प्रोविजन पहले लग रहा है? सेक्शन नंबर 61, जो कि ज्यादा स्पेसिफिक है 13 से। आ रही है क्या बात समझ में? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है तो मैं 61 यूज करूंगी कि 66? शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है तो 66, क्योंकि 66 ज्यादा स्पेसिफिक है। इसका मतलब आप कंपनीज एक्ट में जब कोई भी सेक्शन पढ़ते हो तो आप हर सेक्शन को रेलेवेंस देके पढ़ते हो। किसको? हर सेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हो। तो हर सेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हो मतलब अगर शेयर कैपिटल ऑल्टर करना है तो सिर्फ सेक्शन 13 नहीं लगेगा, 13 के साथ 61 भी आएगा, और 61 पहले लगेगा, 13 बाद में लगेगा। आ रही है क्या बात समझ में? आता सबको? इसका मतलब सिंपली बोला हुआ है कि जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे सेक्शन साथ में पढ़ने होते हैं, और जब आप बहुत सारे सेक्शन साथ में पढ़ते हो और सबको इंपॉर्टेंस देते हो तो उसको बोलते हैं हार्मनी। क्या बोलते हैं? और इस इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बोलो हाँ या ना? इसका मतलब आपको हर सेक्शन को इंपॉर्टेंस देके पूरे लॉ को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात सबको? अब तुमको अगर मैं एक चीज और बोलूं, मुझे एक बात बताओ, सेक्शन 13 मेमोरेंडम ऑल्टर करता है तो सिचुएशन क्लॉज भी ऑल्टर करता है, पर सिचुएशन क्लॉज में भी अगर स्टेट बदलता है, आरओसी बदलता है तो सेक्शन 12 लगता है। इसका मतलब सेक्शन 13 में आप सारी सिचुएशन क्लॉज ऑल्टर करते हो, पर अगर आपका स्टेट और आरओसी बदलता है तो फिर आपको सेक्शन 12 एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है कि आपने दोनों सेक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देके क्या किया है, लॉ को पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि जब भी कोई लॉ पढ़ाया जाता है या जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो वो सिर्फ एक सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, पूरे लॉ में जो भी लिखा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर सेक्शन को इंपॉर्टेंस देना है दूसरे सेक्शन को कंपेयर करके। आ रही है क्या बात समझ में? इसको बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? अब ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तो हुआ एक एक्ट में अलग अलग सेक्शंस का। कितनी बार सीए फाउंडेशन में, अगर तुमको एक एग्जांपल याद हो, अपन ने पहले डिस्कस किया था कि सपोज करो अगर मैं कंपनीज एक्ट पढ़ा रही हूं और किसी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, किसी कंपनी ने क्या कर दिया? फ्रॉड कर दिया, तो क्या वो सिर्फ कंपनीज एक्ट में ही आएगा क्या, या फिर फ्रॉड के और भी बहुत सारे, और भी बहुत? 447 तो कंपनीज एक्ट का ही है, 447 तो कंपनीज एक्ट का ही है। तो सपोज करो अगर कंपनी ने फ्रॉड किया तो वो सिर्फ वो कंपनीज एक्ट में नहीं पकड़ी जाएगी। कंपनी ने अगर फ्रॉड किया है तो हो सकता है वो इनकम टैक्स में भी आ जाए, कंपनी ने अगर फ्रॉड किया है तो हो सकता है वो जीएसटी में भी आ जाए, कंपनी ने अगर फ्रॉड किया और अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो हो सकता है सेबी भी उसको पकड़ ले। अगर कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है सिक्योरिटीज से रिलेटेड तो एक एक्ट और होता है सिक्र एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, वहां भी पकड़ सकते हैं। अगर कंपनी काम कर रही है और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड फ्रॉड किया है तो फेमा में भी पकड़ सकते हैं। इसका मतलब एक कंपनी ने अगर कोई फ्रॉड किया तो सिर्फ एक ही एक्ट लगता है कि बहुत सारे एक्ट लग सकते हैं? बहुत सारे एक्ट लगते हैं, और बहुत सारे एक्ट में जो भी बातें लिखी है उन सबको रेलेवेंस देके, सबको इंपॉर्टेंस देके आपको उस पे कंपनी पे पेनल्टी लगाना है। ये भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है। क्या है ये? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रही बात सबको? जैसे मैंने बोला कि अगर कोई कंपनी ने फ्रॉड किया, क्या किया कंपनी ने? फ्रॉड, तो वो कंपनीज एक्ट में तो आएगी ही,
अगर लिस्टेड है तो सेबी में भी आ जाएगी। हो सकता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी उसको कवर कर ले। हो सकता है अगर वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है तो फेमा में भी आ जाएगी। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करी है तो एक एक्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें भी पकड़ी जाएगी। इसका मतलब एक फ्रॉड कंपनी ने किया और वो इतने सारे एक्ट में साथ में आ रही है, इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है, सब में आ सकती है। तो क्या एक कानून अकेले पढ़ा जाता है क्या? या जब भी कोई फ्रॉड होता है या कोई भी केस होता है जो बहुत सारे एक्ट में कवर हो रहा है तो आपको सारे एक्ट को साथ में पढ़ना पड़ता है। इसको बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रही बात सबको? इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है कंपनीज एक्ट का ही, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कौन सा डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसके बारे में तुम डिटेल में सीए फाइनल में पढ़ोगे। और इसमें लिखा क्या है कि अगर कंपनी कोई भी है तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कम से कम 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट में। कहाँ लिखा है? चाहे कोई भी कंपनी हो, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो होने चाहिए। मतलब अगर आपकी कंपनी में सपोज करो 5 डायरेक्टर्स है तो उसमें से 2 तो कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। समझ में आ रही बात सबको? इसके अलावा जो सेबी एक्ट है ना, वो भी कहता है कि हर कंपनी में, कौन कह रहा है? सेबी एक्ट कह रहा है कि हर कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स का, हर कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मतलब 2 एक्ट एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो किसको फॉलो करोगे? दोनों को फॉलो करेंगे। और दोनों में से भी बेटर कौन सा फॉलो करोगे? सेबी एक्ट वाला। क्योंकि अगर सेबी एक्ट फॉलो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली 2 डायरेक्टर्स वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही जाएगी। सपोज कह रहा हूं, मैं कह रही हूं कंपनी में 15 डायरेक्टर्स है तो 15 का 1/3 मतलब कितना? तो 5 डायरेक्टर्स है तो 2 तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। मतलब एटलीस्ट 2 और 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर अपन को लेना पड़ेगा। आया क्या बात समझ में? इसको भी बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? तो समझ में आया कि हार्मोनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है कि आपको एक सेक्शन अकेले नहीं पढ़ना है, आपको एक एक्ट अकेले नहीं पढ़ना है, आपको एक एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है तो सबको कंबाइन करके पढ़ना है। एक ही पॉइंट पर अगर 5 एक्ट ने बात कर रखी तो पांचों एक्ट को साथ में पढ़ना है, नोन एज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? और इसमें हमारे पास कुछ लाइंस लिखी रहती है लॉ में, जैसे मैंने सबसे पहले लाइन लिखा था, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी प्रोविजंस ऑफ एक्ट। और ये लाइन हार्मनी में कैसे आती है? अगर किसी सेक्शन में पहले ये लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इसका मतलब आप जो एक्ट पढ़ रहे हो आपको सिर्फ इसी एक्ट को पढ़ना है, सॉरी, आप जो सेक्शन पढ़ रहे हो आपको इसी सेक्शन को पढ़ना है, आपको बाकी किसी सेक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ये होता है, कितनी बार सेक्शन में लिखा होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन या फिर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो सब्जेक्ट टू का मतलब भी सेम है। सब्जेक्ट टू का मतलब कि यहां जो लिखा है वो आपको ध्यान में रख के पढ़ना है, प्लस अगर कुछ दूसरे सेक्शन में भी लिखा है तो उसको भी रेफर कर। आया क्या समझ में आता सबको? इसको बोलते हैं अपन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? तो चेक करो, देखो मॉड्यूल में क्या लिखा है। पहला लाइन लिखा है, इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड डीड्स which expresses in which expression used therein should ordinarily be understood in a sense in which the best harmonize with the object of the statute. The opposite of harmony is conflict. मतलब अगर आप हार्मनी नहीं करने जाओगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप सेक्शन 13 और 61 में से डिसाइड नहीं करते हो कि दोनों को कितना इंपॉर्टेंस देना है तो फिर सेक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 प्रोविजंस ऑफ अ स्टैट्यूट। तो ये लॉ लगता कब है? जब किसी भी एक्ट में 2 सेक्शंस दिए हुए हैं और दोनों में अलग अलग बातें दी हुई है, तो फिर आप दोनों को इंपॉर्टेंस देके एक फाइनल कंक्लूजन पे आ जाओगे। इसको बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? harmonious construction. Similarly, this rule comes to our aid when there is a conflict between the provisions of statute and the objects which the legislature had in view. Thus, where an expression is susceptible of a narrow or technical meaning as well as a popular meaning, the court would be justified in assuming that the legislature used the expression in the sense which would carry out the object and reject which renders it invalid. मतलब सिंपल सा है, लॉ में कुछ भी लिखा है तो कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन कैसा करेगा? कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करेगा किसी भी एक्ट के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। अगर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो ऐसा करो कि एक्ट के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफीट नहीं होना चाहिए।
It is a basic rule of interpretation that if it is possible to avoid a conflict between two provisions, then it is the duty of the court to construe them that they are in harmony with each other. The statute must be read as a statute को आप कैसे रीड करोगे? एज अ होल रीड करोगे. एंड एवरी प्रोविजन इन द स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड अदर क्लॉजेस इन द स्टैट्यूट. मतलब अगर आप कोई भी एक्ट, कोई भी क्लॉज पढ़ते हो किसी भी प्रोविजन में, तो आपको दूसरे क्लॉज को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है. आप एक क्लॉज को पढ़ने के लिए दूसरे क्लॉज को इग्नोर करके नहीं कह सकते कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं होगा. लॉ में कुछ लिखा गया है तो उसका इंपॉर्टेंस तो डेफिनेटली होगा. आ रही है क्या बात समझ में आता सबको? बट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव इफेक्ट टू बोथ दी प्रोविजंस हार्मोनियसली, पर अगर आप किसी केस में दोनों प्रोविजंस को हार्मनी पे नहीं ला पा रहे हो, तो फिर ऐसे केस में आप जो स्पेसिफिक चीज है उसको फॉलो करोगे रादर देन जनरल चीज को. जैसे सेक्शन 13 में लिखा है एसआर होना चाहिए, सेक्शन 61 में लिखा है ओआर होना चाहिए, तो स्पेसिफिक हो गया सेक्शन 61, क्योंकि सेक्शन 61 कह रहा है शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने के लिए, तो उसमें अगर ओआर पास होना है तो फिर ओआर से काम चल जाएगा. सेक्शन 13 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. आई क्या बात समझ में आता सबको? दैट इज अ स्पेसिफिक रूल विल ओवरराइड अ जनरल रूल. और ये आईसीआई का फेवरेट, जनरली या स्पेशली, बस नॉन डेरोगेंट. जनरल स्पेशल. आया क्या समझ में आता सबको? बोलो हाँ है ना. फिर लिखा है बट रिमेंबर दैट दिस रूल कैन बी अडॉप्टेड ओनली व्हेन देयर इज अ रियल एंड नॉट मेयरली अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजंस. व्हेन द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट ऑन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन एडमिट वन मीनिंग ओनली, देन द नेचुरल मीनिंग विल प्रिवेल. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर लॉ में किसी वर्ड और किसी सेंटेंस को पढ़ने पर एक ही मीनिंग आ रहा है, कौन सा मीनिंग आ रहा है? एक ही मीनिंग आ रहा है, तो फिर वो आप एक ही मीनिंग ले लो ना. उस केस में फिर आपको ज्यादा मीनिंग लेने की जरूरत नहीं है. उस केस में आपको हार्मनी लगाने की भी जरूरत नहीं है. भाई किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है तो फिर हार्मनी क्यों लगाना है? फिर तो जो समझ में आ रहा है उसको इंटरप्रेट करो ना. पहला रूल होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन करो. वो समझ हो रहा है ओके है, रीजनेबल हो रहा है ओके है, नहीं हो रहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं हार्मनी पे आओ. समझ में आया सबको? फिर लिखा है इसमें 3 चीजें आती है हार्मनीज रूल में. सब्जेक्ट टू, नॉट विद स्टैंडिंग, विदाउट प्रेजुडाइज. विदाउट प्रेजुडाइज का मतलब होता है विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. मतलब अगर किसी सेक्शन में लिखा है विदाउट प्रेजुडाइज, इसका मतलब आप जो पुराने सेक्शंस है उनको भी रेफर करोगे और जो नया सेक्शन आप पढ़ रहे हो उनको रेफर करके हार्मनी बनाओगे. सब्जेक्ट टू का मतलब भी सेम है. नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि दूसरे एक्ट में, दूसरे सेक्शन में कुछ भी लिखा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जो सेक्शन पढ़ रही हूँ अभी सिर्फ उसी की बात कर रही हूँ. तो नॉट विद स्टैंडिंग और विदाउट प्रेजुडाइज दोनों अलग अलग बात करते हैं. नॉट विद स्टैंडिंग ये कहता है कि जो सेक्शन पढ़ रहे हो उसी का इंपॉर्टेंस है और किसी का इंपॉर्टेंस नहीं है. तो नॉट विद स्टैंडिंग खुद ही कह रहा है कि मुझे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. और विदाउट प्रेजुडाइज ये कहता है कि मैं जो सेक्शन पढ़ा रहा हूं, मैंने जो सेक्शन लिखा है, इसका आपको इंटरप्रिटेशन लेना है पर साथ में दूसरे सेक्शंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना. आया क्या समझ में? तो देखो क्या लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग में. द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट टू व्हेन यूज्ड इन अ प्रोविजन इज दैट व्हेन द सेम सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड बाय दैट प्रोविजन एंड बाय अनदर प्रोविजन और enactment subject to which it operates and there is a conflict between them, then the latter will prevail over the former. मतलब सपोज करो एक ही चीज के बारे में अगर 2 सेक्शंस है तो जो सेक्शन बाद में लिखा गया है उसको अपन यूज करेंगे. जैसे सेक्शन 31 इज ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, सेक्शन 61 उसके बाद आया है विच इज ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. तो 13 फॉलो करोगे कि 61 क्योंकि 61 मोर स्पेसिफिक है. फिर उसके बाद में सेक्शन 66 फॉलो करोगे कि 66 फॉलो करेंगे. मतलब ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में फॉर एग्जांपल अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है तो ओआर से काम चल जाएगा, पर अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है 66 में तो एसआर पास करना पड़ेगा. आया क्या समझ में आता है सबको? तो इसका मतलब जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ते हो जिसमें एक ही चीज के बारे में दोनों में लिखा है तो आप कौन से सेक्शन को रेफर करोगे? बाद वाले सेक्शन को. आया क्या बात समझ में? क्योंकि बाद वाला सेक्शन ऑब्वियसली ज्यादा स्पेसिफिक होगा. स्टार्टिंग के सेक्शंस तो सारे जनरल सेक्शंस होते हैं. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? फिर लिखा है दिस लिमिटेशन कैन नॉट ऑपरेट व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ 2 प्रोविजन इज नॉट द सेम. Thus a clause is not the words thus a clause that uses the word subject to is subservient to another. This implies that any change in the name of the company has to be in accordance with the company's act. Subject to पढ़ते हैं क्या लिखा है? Sorry, notwithstanding. A clause that begins with the words notwithstanding anything is called a, याद रखना है कौन सा, क्या बोलते हैं इसको? नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज. क्या बोलते हैं?
non-obstant clause. Unlike the subject to clause, the notwithstanding clause has the effect of making the provision prevail over others. When this term is used, then the clause will prevail over the other provisions mentioned therein. और ये कौन से केस लॉ में लिखा था? परशुराम माई वर्सेस पकारी लक्ष्मण. इसमें क्या लिखा है कि जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ते हो जिसमें नॉटविथस्टैंडिंग लिखा है, तो जो सेक्शन आप पढ़ रहे हो इट विल प्रिवेल ओवर द अदर सेक्शन. आया क्या समझ में? नेक्स्ट कौन सा क्लॉज है? लास्ट, विदाउट प्रिजुडाइज. व्हेन सर्टेन पर्टिकुलर प्रोविजंस फॉलो जनरल प्रोविजंस एंड व्हेन इट इज स्टेटेड दैट द पर्टिकुलर प्रोविजंस आर विदाउट प्रिजुडाइज टू अदर जनरल प्रोविजंस, द पर्टिकुलर प्रोविजंस वुड नॉट रेस्ट्रिक्ट और सर्कमस्क्राइब द ऑपरेशन एंड जनरलिटी ऑफ द प्रीसीडिंग जनरल प्रोविजंस. मतलब अगर किसी सेक्शन में विदाउट प्रिजुडाइज लिखा है तो आप उस सेक्शन को अकेले नहीं पढ़ोगे, आप उस सेक्शन को पढ़ने के लिए जो जनरल सेक्शन है उसको भी रेफर करोगे और दोनों को इंपॉर्टेंस देके आप कंक्लूजन निकालोगे. आया समझ में? इन अदर वर्ड्स, द पर्टिकुलर प्रोविजन शैल ऑपरेट इन एडिशन टू, मतलब जो पर्टिकुलर प्रोविजन है वो तो लगेगा ही, पर उसके साथ साथ जो जनरल प्रोविजन है वो भी लगेगा. आप जनरल प्रोविजन को इग्नोर नहीं कर सकते हो. अगर किसी भी सेक्शन में क्या लिखा है? विदाउट प्रिजुडाइज लिखा है तो. दिस इंप्लाइज दैट व्हाइल रजिस्टरिंग द नेम ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 4(3) प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4(2) शैल ऑल्सो बी ऑपरेटिव. आया क्या समझ में? आता सबको? बोलो हाँ है ना. फिर क्या लिखा है? क्लॉज और इसका इफेक्ट देखो क्या लिखा है. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अनदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट statute, this clause will override such other section or subsection. मतलब अगर किसी सेक्शन में ये लिखा है notwithstanding anything contained in another section or subsection, मतलब किसी दूसरे सेक्शन में कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम जो सेक्शन पढ़ा रहे हैं आपको उसी को रेफर करना है. तो इसका इफेक्ट क्या होता है? द क्लॉज जो भी आप पढ़ रहे हो इट विल ओवरराइड अदर सेक्शंस. मीनिंग समझ में आ रहा है सबको? सेकेंड पॉइंट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अ स्टैट्यूट. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अ स्टैट्यूट मतलब पूरे लॉ को ही आप ओवरराइड कर रहे हो. जो सेक्शन आप पढ़ रहे हो वो किसको ओवरराइड कर रहा है? पूरे लॉ को, रूल्स को, सर्कुलर नोटिफिकेशन को, सबको ओवरराइड कर रहा है. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, अब सपोज करो कभी ऐसा लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन चैप्टर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट. इसका मतलब आपने बोला कि कंपनीज एक्ट के चैप्टर 2 में कुछ भी लिखा हुआ हो, हमें उससे मतलब नहीं है, आपको ये पढ़ना है. दैट मीन्स क्या बोला है? दिस क्लॉज विल प्रिवेल ओवर द अदर इनएक्टमेंट. नेक्स्ट लिखा है इन अनदर स्टैट्यूट का है तो भी सेम चीज एप्लीकेबल है. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. मतलब अगर कोई भी लॉ जो टेम्परेरी बेसिस पे आया है उसमें कुछ भी लिखा हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आया क्या समझ में? आता सबको? बोलो हाँ है ना. ये हमारा कौन सा रूल हुआ? रूल नंबर 3, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. कोई दिक्कत है रूल में? अच्छा, कल अपन ने लास्ट कौन सा रूल पढ़ा था जो लिखाया नहीं था? अच्छा, एक्सेप्शनल नहीं लिखाया था. ठीक है, चलो आ जाओ, आज पहले दोनों लिख लेते हैं फिर आगे चलेंगे. रूल नंबर 3, पहले रूल 3 लिखेंगे. रूल 3, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. रूल 3, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. चलो लिखो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में. इट इज अ प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. इट इज अ प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. It is a primary rule of interpretation which states that the statute should be understood. The statute should be understood in a sense. The statute should be understood in a sense. Should be understood in a sense which best harmonize
with the object of the statute, which best harmonize with the object of the statute, which best harmonize with the object of the statute. इसमें डैश करके लिखो, द अपोजिट ऑफ हार्मनी इज कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अगर आप हार्मनी नहीं करोगे तो आपके लॉ में सेक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. द अपोजिट ऑफ हार्मनी इज कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, if there is a conflict between two provisions, ऑनलाइन तुम भी साथ ही लिखते जाना क्योंकि इसके क्लास नोट्स नहीं अवेलेबल होंगे, है ना. तुम भी साथ का साथ ही डिक्टेट जो मैं कर रही हूँ वो लिखते जाओ. लिखो इसमें, इफ दिस रूल इज अप्लाइड, सॉरी, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजंस, if there is a conflict between two provisions of a statute, if there is a conflict between two provisions of a statute, if there is a conflict between two provisions of a statute, then this rule is applicable, then this rule is applicable. Next point, in the case of, नहीं, next point लिखना, the statute must be read as a whole, the statute must be read as a whole, and every provision in the statute, every provision in the statute must be construed, every provision in the statute must be construed with reference to other clauses. Every provision in the statute must be construed with reference to other, क्या बोला मैंने, with reference to other clauses. Next point, but next point में, but if it is not possible, इसको पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में मत लिखो. पैराग्राफ तो बुक में ही बहुत लिखा हुआ है, पॉइंट्स में लिखो इसको. but if it is not possible to give effect to both the provisions harmoniously, but if it is not possible to give effect to both the provisions harmoniously, comma, provisions harmoniously, then a specific rule will be applicable, then specific rule will be applicable. That is a specific rule will override, that is a specific rule will override a general rule, a specific rule will override a general rule. Next point, this principle is given in Latin maxim. This principle is given in Latin maxim. Maxim copy करना, generalia specialibus non derogant, generalia specialibus non derogant. Done. Next लिखो, in the case of New India Sugar Mills Limited, in the case of New India Sugar Mill Limited versus Commissioner of Sales Tax,
held that Commissioner of Sales Tax held that where an expression is narrow, where an expression is narrow or gives technical meaning, gives narrow or technical meaning or popular meaning, gives narrow, technical or popular meaning, then the court will assume that the legislature used the expression in that sense only. The legislature used the expression in that sense only. Next लिखो, next point. This interpretation is divided into three parts. अब इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे, इस वाले पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट्स आएंगे, एक तो सब्जेक्ट 2 का, एक नॉटविथस्टैंडिंग का, एक विदाउट प्रेजुडाइज का, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो सब्जेक्ट 2 डैश करके लिखो, when the same subject is covered in two provisions, comma, and there is a conflict between two. When the same subject is covered in two provisions, हाँ, TWO, in two provisions, नहीं पता हो तुम TOO लिख दो, तुम 2 वाला 2 लिख दो, TO वाला TOO वाला, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा ना, तो लिखो when the same subject matter is covered in two provisions, comma, and there is a conflict between them, then there is a conflict between them, in that case the later will prevail over the former. Spelling सही लिखना, in that case the later will prevail over the former. लेटर नहीं है, लेटर भी नहीं है, LATER वाला लेटर नहीं है, the latter will prevail over the former. Done. Next लिखो, this, हाँ इसी में नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट 2 वाले में ही नेक्स्ट पॉइंट, this limitation cannot operate when the two provisions has different subject matters. When the two provisions has different subject matters, जब 2 प्रोविजन का डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर होता है तब ये एप्लीकेबल नहीं होता, सब्जेक्ट 2 वाला जो क्लॉज है। डन। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट 2 खत्म हो गया, सेकंड पार्ट नॉटविथस्टैंडिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, इसमें लिखो any clause which begins with the words notwithstanding anything contained, which begins with the words
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड को इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, known as non-obstant clause, known as non-obstant clause, known as non-obstant clause. स्पेलिंग चेक कर लेना, ये ग्रामर है ना, ग्रामर है बच्चों वाला, ये लॉ है, स्टैट्यूट है, तो इसमें स्पेलिंग याद होना जरूरी है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट इसी में ही, दिस term has the effect of making the provision, this term has the effect of making the provision which will prevail, making the provision which will prevail over the other, which will prevail over the other, comma, given in the case law, given in the case law, स्पेलिंग चेक कर लो, लिख लो केस लॉ का नाम, के परशुराम माही वर्सेस पकारी लक्ष्मण, तो इसमें तुमको स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार आईसीआई ने ये चैप्टर बनाया है, आईसीआई की जितनी तारीफ करो इस चैप्टर में वो बहुत कम है। उन्होंने बोला है कंपनीज एक्ट में तो बच्चों को समझ में सब आ ही रहा है, जब बच्चों को समझ में आता है तो हमको मार्क्स देने में समझ नहीं आता, तो बेटर है इंटरप्रिटेशन डाल दो, ठीक है। चलो डन यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पार्ट 3 मतलब है ना, पार्ट 3, विदाउट प्रेजुडाइज, विदाउट प्रेजुडाइज डैश करके लिखो, व्हेन सर्टेन प्रोविजंस, when certain particular provisions लिख दो, when certain particular provisions, when certain particular provisions follow general provision, when certain particular provisions follow general provisions, then the particular provision, then the particular provision shall operate, then particular provision shall operate in addition to, in addition to, in addition to, and not in derogation, and not in, spelling check कर लेना, derogation, not in derogation of general provisions, not in derogation of general provisions, not in derogations of general provisions. डन, डन रूल 3, मजा आ रहा है ना चैप्टर पढ़ने में। नेक्स्ट लिखो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। इसमें वो सारे वर्ड्स लिखे हैं जो मतलब मेरी बेटी दीवी बोलती है पर समझ नहीं आता है कि कहना क्या चाह रही है, ये वही शब्द है। रूल नंबर 6, तो हम जैसे तैसे उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं उसके एक्सप्रेशंस देख के, कि वो गुस्सा कर रही है, कि वो खुश है, या फिर वो कुछ मांग रही है, वो वैसा वाला सिस्टम चल रहा है कि आप इनका इंटेंशन समझो, इनके एक्सप्रेशन समझो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। भाषा आपको नहीं समझ में आएगी, वो तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो रूल नंबर 6 लिखो, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, नहीं, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। इसमें पहला पॉइंट लिखो, इट इज अ प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इट इज अ प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन which states that
which states that if there is no sensible meaning, if there is no sensible meaning given to a word, or if no sensible meaning given to a word, or if it defeats the real object, or if it defeats the real object, comma, it may be eliminated, comma, it may be eliminated, अब इसमें दो पॉइंट्स आएंगे, एक तो एंड और वाला, और एक मे, शैल और मस्ट वाला। तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, ये जो पार्ट है ना, इसमें अपने फर्दर, जैसे देखो एंड और में अपने 4 पॉइंट्स है, तो ऐसे ही मैं लिखाऊंगी। तो पहले हेडिंग डालो एंड और, हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट एंड और एंड और को इन्वर्टेड कॉमास में कर लेना। समझ रहे हो ना क्या कह रही हो? नहीं समझ रहे हो तो ये कॉपी करना है, एंड और, ठीक है, ये कॉपी कर लो फटाफट। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, एंड इज अ practical joining word, and is a practical joining word which is normally conjunctive, and is a practical joining word which is normally conjunctive, point number 2, the word or is a disjunctive particle. The word or is a disjunctive particle. Which means an alternative. Corresponding to, सबसे पहले देखो स्क्रीन पे, आइदर, पहले लिखेंगे आइदर, कॉमा, आइदर दिस और दैट, आइदर, कॉमा, आइदर दिस और दैट। नेक्स्ट पॉइंट, in the case law, थर्ड पॉइंट, एंड का ही थर्ड पॉइंट चल रहा है। थर्ड पॉइंट, इन द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, पता नहीं कहां से आईसीआई केस लॉ उठा के लाई है, 1955, 69, 1951, क्या आज अगर ऐसे नाम रखे तो ऐसे वैल्यू बढ़ जाए कि यार तेरा नाम तो बहुत डिफरेंट है, ऐसे तो हमने नाम ही नहीं सुना। आज के 25 साल बाद तो ऐसे नाम को वापस वो किया जाएगा कि इनको हम रिकॉर्ड में इनका नाम डालते हैं कि इनका नाम इतना बढ़िया है। लिखो, इन द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल वर्सेस बिशन दास नाथुमल, कॉमा, held that sometimes and is read as or, sometimes and is read as or, मतलब एंड को एंड ना पढ़ के हम और रीड करते हैं, एंड वाइस वर्सा। ये जो एंड अभी मैंने लास्ट में लिखा है, ये वो मतलब सेंटेंस दूसरा चालू कर रही हूं उसके लिए एंड है, एंड इज रीड एज एंड और एंड वाइस वर्सा, टू गिव इफेक्ट
of the intention of legislature, to give effect of the intention of legislature, to give effect of intention of legislature. Next point, in the case of नेक्स्ट पॉइंट एंड का नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ एंड का, आई थिंक अपन फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं, हाँ एंड का फोर्थ पॉइंट है। इन द केस ऑफ अमूल्य चंद्र रॉय वर्सेस पशुपति नाथ, अमूल्य फिर इसके नाम में चंद्र भी लगा दिया, और बहुत ज्यादा हिंदी नेम हो रहा था तो रॉय लगा दिया। अमूल्य चंद्र रॉय वर्सेस पशुपतिनाथ मंदिर है। चलो इसमें लिखो, इन द केस ऑफ अमूल्य चंद्र रॉय वर्सेस पशुपतिनाथ कॉमा एंड मे बी कंस्ट्रूड एज और ये एंड ये वाला एंड है, एंड मे बी कंस्ट्रूड एज और इन्वर्टेड कॉमा वाला एंड है, एंड मे बी कंस्ट्रूड एज और, एंड को हम और रीड कर सकते हैं, when the intention of the legislature, when the intention of the legislature is clear, intention of the legislature is clear, lawmakers, चलो नेक्स्ट, एंड और वाला पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पार्ट इसका, मे मस्ट शैल, नहीं जो भी रूल पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट था एंड और दूसरा पार्ट है मे मस्ट और शैल। मे मस्ट एंड शैल, मे मस्ट एंड शैल, मे मस्ट एंड शैल, इसमें लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, चलो लिखो इसमें, when the provision has to be followed without any discretion, when the provision has to be followed without any discretion, when the provision has to be followed without any discretion, comma, then such provision will be called mandatory, then such provision will be called mandatory. Next point, but if a provision is not necessary to follow, but if the provision is not necessary to follow, or there is a discretion, choice or judgment, 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 then it is a directory provision, then it is a directory provision. It is a directory provision. Next point,
may signifies permission, may signifies permission, may signifies permission and implies that, may signifies permission and implies that the authority has been allowed discretion, that the authority has been allowed discretion, authority has been allowed discretion. ब्रैकेट में लिखो डायरेक्टरी प्रोविजन, ब्रैकेट में डायरेक्टरी प्रोविजन. नेक्स्ट पॉइंट, shall means a command, shall means a command and therefore it is a mandatory provision, therefore it is a mandatory provision. Then therefore it is a mandatory provision. Next point, in case when the normal significance of these terms, in case when the normal significance of these terms, in case when normal significance of these terms leads to absurd, comma, inconvenience, leads to absurd, comma, क्या ये रहा leads to absurd, comma, inconvenience, comma, inconvenience, then absurd के बाद में लिखना है inconvenience, then they should be discarded, then they should be discarded. Done? They should be discarded. Next point, may is a directory provision, may is a directory provision, may is a directory provision, but sometimes may is a directory provision, but sometimes it can be read as shall, but sometimes it can be read as shall, to give a compulsory force, to give a compulsory force. Next point, shall is a mandatory provision, shall is a mandatory provision, shall though mandatory provision, but it can be read as may, but it can be read as may. चलो यहां पे हमारे खत्म होते हैं प्राइमरी रूल्स. बताओ प्राइमरी रूल्स में कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट कौन से रूल्स है? सेकेंडरी रूल्स दो ही है. सेकेंडरी रूल्स कितने हैं? बस दो. चेक करो सेकेंडरी रूल्स में रूल 1 और रूल 2 छोटे छोटे से रूल है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है.
रूल 1 है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिस्टर अ सोसिस। रूल 1 क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिस्टर अ सोसिस। और रूल 2 क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेना एक्सपोजिटो। जिसमें भी अगर इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो है कंटेम्पोरे एक्सपोजिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिनिया इन लेग, और एक है ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेस्ट एस्ट कॉन्स्टिट्यूड। तो ऐसे कुछ शब्द है बहुत ही अच्छे, इसके लिए आईसीआई की तारीफ की जाए कि उन्होंने ये चैप्टर तुम्हारे कोर्स में डाला है। चलो देखो क्या लिखा है रूल 1 में, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिस्टर अ सोसिस। इसका मतलब क्या है? सुनना बहुत ध्यान से, इजी है ना? क्या लिखा है? जब दो या उससे ज्यादा वर्ड्स का ससेप्टेबल और आएगा, ये ना, यहाँ पे और करो, ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे और आएगा, ससेप्टेबल और एनालॉगस मीनिंग, then they are coupled together and understood to be used in their cognate sense। मतलब ये कह रहे हैं कि सपोज करो अगर कोई दो वर्ड्स है या कोई दो सेंटेंसेस है जिनका कुछ अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, तो आप उन दोनों को साथ में लेके एक मीनिंग इंटरप्रेट कर लोगे। दे टेक एज इट वर देयर कलर फ्रॉम ईच अदर। कल याद है कि अपन ने कुछ बोला था जनरल वर्ड्स होते हैं, तो जो जैसे सपोज करो कल अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था कि मैंने सारे शैम्पूज के नाम लिखे थे और मैंने लिखा था उसके साथ में एंड अदर, तो अदर का मतलब क्या हो गया कि जो आपने शैम्पूज के नाम लिखे तो अदर का मतलब भी शैम्पू ही है। सेम चीज इसी में लिखा है, इसमें बोला है कि अगर सपोज करो आपने कोई जनरल वर्ड या कोई भी वर्ड लिखा है तो उसके आगे वाले वर्ड का मीनिंग उसके जनरल वर्ड से लिया जाएगा। मतलब आप आगे वाले सेंटेंस को समझने के लिए आपको जो पुराने वर्ड्स है, पुराने सेंटेंस है, वो समझना पड़ेगा। जैसे कितनी बार क्या होता है, तुम भी ये करते होंगे एग्जाम में कि अगर कोई क्वेश्चन का वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो तुम क्या करते हो, उसके आसपास के शब्द क्या लिखे वहां से शब्द चुराने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? कि मुझे ये वर्ड का मीनिंग तो नहीं आता पर इसके आसपास क्या लिखा है उससे रिलेटेड कुछ तो आ रहा है, तो वो लिख लेते हैं। वो कौन सा रूल है? मतलब तुम कौन सा रूल लगाते हो एग्जाम में? नॉसिस्टर अ सोसिस। कि तुमको वर्ड का मीनिंग नहीं पता और तुम इंटरप्रेट कर भी नहीं पा रहे हो, तो तुम क्या सोच रहे हो कि एक बार पूरा केस स्टडी पढ़ते हैं कि पूरा केस स्टडी किस रेफरेंस में दिया हुआ है, उस हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। वही बोला है इसमें। आया क्या समझ में? आता देखो क्या लिखा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द मोर जनरल वर्ड बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू अ सेंस व्हिच इज एनालॉगस टू दैट ऑफ द लेस जनरल। एग्जांपल्स दिए हैं इसके, अब कुछ केस लॉज है, कमिश्नर वर्सेस सवॉय होटल, और एक और केस लॉ है डॉक्टर देवेंद्र एम सुरती वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। पहला जो केस लॉ है होटल का, उसमें क्या बोला है? फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस। अब तुमको लगेगा ये क्या लिख दिया है, ऑरेंज जूस तो फ्रूट जूस ही होता है। जो पैक्ड वाले फ्रूट जूस है वो अलग होते हैं, और मतलब ये फ्रूट जूस कौन सा हो गया? जो पैक्ड वाला है, और ये वाला कौन सा है? जो पैक्ड नहीं है, जो फ्रेश बन के तैयार हो रहा है। आया क्या समझ में? तो सुनना बहुत ध्यान से। अब इन्होंने पता नहीं कहां से ये केस लॉ उठाया है। 1966 में कोई परचेज टैक्स एक्ट होता था, अभी तो जीएसटी होता है, उससे पहले वैट सर्विस टैक्स होता था, उससे पहले एक परचेज टैक्स एक्ट होता था। कौन सा एक्ट? परचेज टैक्स एक्ट। तो परचेज टैक्स एक्ट में क्या लिखा था? सुना ध्यान से। परचेज टैक्स एक्ट में लिखा था, एक वर्ड लिखा था मैन्युफैक्चर्ड बिवरेजेस। क्या लिखा है? मैन्युफैक्चर्ड बिवरेजेस विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या आता है? फ्रूट जूसेस आते हैं, बॉटल्ड वाटर्स आते हैं, और सिरप भी आता है। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? फ्रूट जूस। अब फ्रूट जूस का मतलब कौन से जूस? फ्रेश जूस की बात कर रहे हो या फिर जो पैक्ड जूसेस आ रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हो? ये परचेज टैक्स एक्ट में होटल को समझ नहीं आया कि होटल में जो ये बेवरेजेस है इसमें फ्रूट जूस में पैक्ड वाले काउंट होंगे और पैक्ड वाले पे जीएसटी लगेगा, या फिर जो जीएसटी मतलब परचेज जो टैक्स है वो लगेगा, और या फिर जो हमारे पास फ्रेश जूस है उस पर भी ये लगेगा क्या? परचेज टैक्स। तो क्या बोला है सुनना, इट वॉज हेल्ड दैट डिस्क्रिप्शन फ्रूट जूस एज अकरिंग देयरइन शुड बी कंस्ट्रूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ये कह रहे फ्रूट जूस का मीनिंग आप किससे लोगे? फ्रूट जूस का मीनिंग आप लोगे किससे? बॉटल्ड वाटर, सिरप से, मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस से। और इसमें लिखा है एंड दैट ऑरेंज जूस अनस्वीटेंड एंड फ्रेशली प्रेस्ड was not within the description। और इसीलिए जो फ्रेश ऑरेंज जूस कंपनी लगा रही है वो बना रही है वो मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस में नहीं आता, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस और बॉटल्ड वाटर या फिर सिरप, इसका मतलब हो गया जो पैक्ड जूसेस है, जो कैंड जूसेस है।
आ रही है क्या बात समझने? जो जूसेस फ्रेश प्रिपेयर किए गए हैं वो मैन्युफैक्चर्ड बिवरेजेस में नहीं आते और इसीलिए उस पर परचेज टैक्स भी नहीं लगेगा। आया क्या समझ में? तो ये फ्रेश जूस का मीनिंग का वर्ड अपन ने कहां से लिया? बॉटल्ड वाटर, सिरप और मैन्युफैक्चर्ड बिवरेजेस। आया क्या कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में? सेकंड केस लॉ क्या है? प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑफ ए डॉक्टर इज नॉट अ कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट। अब इसमें क्या लिखा है सुनना, एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है? बहुत ही पुराना एक्ट है, 1969 में एक एक्ट होता था, शॉप एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948। कौन सा एक्ट है? शॉप एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948। इसमें क्या बोला हुआ है? इस एक्ट में ये बोला हुआ है कि कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट, इस एक्ट में क्या बोला है देखो, कि कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कोई भी स्टेब्लिशमेंट जो बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है। कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कोई भी स्टेब्लिशमेंट जो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है। एंड प्रोफेशन का मतलब क्या होगा? प्रोफेशन का मतलब होता है उसके एसोसिएटेड वर्ड से आप मीनिंग लोगे, और एसोसिएटेड वर्ड कौन से? बिजनेस और ट्रेड। भाई प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया? बिजनेस और ट्रेड। मतलब इस प्रोफेशन वर्ड का मीनिंग कहां से लिया जाएगा? बिजनेस और ट्रेड से लिया जाएगा। समझ में आ रहा है बात सबको? तो इसमें लिखा है इट वॉज हेल्ड दैट अ प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑफ अ डॉक्टर वॉज नॉट अ कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट, एंड इसीलिए उस पर जो कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो नहीं लगेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो डिस्पेंसरी होती है ना, हर हॉस्पिटल की एक खुद की डिस्पेंसरी है, हर हॉस्पिटल खुद का मेडिकल प्रोवाइड करता है। वो क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि जो उनके पेशेंट्स है उनको जो भी मेडिसिन चाहिए उसके लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो इसीलिए हर होटल क्या कर रहा है, सॉरी हर हॉस्पिटल क्या कर रहा है? खुद का डिस्पेंसरी प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद का डिस्पेंसरी। और क्या वो डिस्पेंसरी जो हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई है, क्या वो बिजनेस है, क्या वो ट्रेड है? क्या वो बिजनेस और ट्रेड नहीं है, वो तो अपने पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई, और वो पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, तो वो कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट में नहीं आएगा। और अगर कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट में नहीं आएगा तो उस पर कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट एक्ट भी नहीं लगेगा। आया क्या समझ में? यहां तक सबको बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे कौन से केस लॉ में बोला गया था? डॉक्टर देवेंद्र एम सुरती वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कौन सा केस हुआ? ये कौन सा डॉक्ट्रिन हुआ? नॉसिस्टर असोसिस, जिसका सिंपल वर्ड है कि जो भी एसोसिएटेड वर्ड है वो अपना मीनिंग कहां से लेंगे? जनरल वर्ड से। कहां से लेंगे? जनरल वर्ड से। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल कौन सा है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेना एक्सपोजिटो। अब क्या लिखा है सुना इसमें, this doctrine is based on the concept that a statute or document is to be interpreted by referring to the exposition it has received from contemporary authority। मतलब आप जब भी कोई डॉक्ट्रिन पढ़ते हो तो उसको समझने के लिए जो भी लॉ मेकर्स है उन्होंने उसका क्या इंटेंशन दिया होगा, लॉ मेकर ने कोई लॉ बनाया होगा तो क्या सोचा होगा, आपको भी वही सोच के लॉ को समझना है। मतलब तुमको अगर कोई लॉ पढ़ना है तो तुम ये मान लो कि तुम खुद लॉ बना रहे हो। अब तुम खुद लॉ बनाते तो कैसा लॉ बनाते, वो सोच के तुमको लॉ को इंटरप्रेट करना है। मतलब अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना है तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि 1872 में जब कानून बनाया गया था तो क्या सिचुएशन थी और क्या सिचुएशन को देख के कानून बनता। वो सिचुएशन को समझ के अगर तुम लॉ का इंटरप्रिटेशन करने जाओगे तो तुम्हें बेटर इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा। आया क्या समझ में आता सबको? जैसे मैंने तुमको कहा था कि कंपनीज एक्ट 1956 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई प्रोविजन नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि तब तक कंपनीज में कभी कोई डायरेक्टर्स से रिलेटेड फ्रॉड और डायरेक्टर्स के रेगुलेशन से रिलेटेड कोई कंपनी को या गवर्नमेंट को शक नहीं हो रहा था। पर 2013 में से पहले जब कंपनीज से रिलेटेड फ्रॉड बढ़ने लग गए और उसमें डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगे तो कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट को ये लगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक प्रोविजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी को चला रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे रखो जिनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो कंपनी के लिए फेयर डिसीजन लेंगे। तो ऐसे लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना चाहिए जिनको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलेंगे। आया क्या? चल गया, जल्दी चल गया आज तो।
चल, तो ये समझ में आया क्या कि ये रूल क्या कहता है, बोलो हाँ है ना। लॉ मेकर ने जिस टाइम पे जब लॉ बनाया होगा तो उस टाइम पे लॉ को क्या सोच के बनाया होगा, वही तुमको आज सोचना है, तभी तुम लॉ को इंटरप्रेट कर पाओगे। तो देखो क्या लिखा है, दिस मीन्स अ लॉ शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच इट वॉज अंडरस्टूड, कब, एट द टाइम व्हेन इट वॉज पास्ट, जब वो लॉ बनाया गया था तब क्या सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को समझ के आपको लॉ को इंटरप्रेट करना है, जिसको बोलते हैं कंटेम्पोरेना एक्सपोजिटो। आया क्या समझ में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है चेक करो, द मैक्सिमा ऑप्टिमा लेगम इंटरप्रेस एस कॉन्स्टिट्यूट सिंपली मीन्स कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। कस्टम मतलब जो उस टाइम पे चला आ रहा है, अगर आप उन सिचुएशंस को भी देखोगे तो आपको लॉ बेटर समझ में आएगा, which is custom is the best interpreter of law. Thus, the court was influenced in its construction of a statute of NA by the fact that it was that which had been generally considered as the true one for 160 years. But remember that this maxim is to be applied for construing ancient statutes, but not to the act which are comparatively modern. मतलब ये रूल किसको समझने में काम आएगा, जो एंशियंट हो चुके हैं, जो बहुत पुराने सेक्शंस है, जो बहुत पुराने लॉज है, उसको समझने के लिए आप ये डॉक्ट्रिन लगाओ। जो लॉ नया बन के आया है, जैसे जीएसटी एक्ट नया बन के आया है, तो उसमें आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2025 और 2017 में जब जीएसटी आया तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपको ये लॉ रूल किसको समझने के लिए करना है, जो बहुत ही पुराने स्टैट्यूट्स है उनको समझने के लिए। आया क्या समझ में सबको, बोलो आया ना। तो नेक्स्ट लिखो टॉपिक नंबर 2 नोटबुक में। टॉपिक 1 था प्राइमरी रूल्स, टॉपिक 2 सेकेंडरी रूल्स। टॉपिक नंबर 2 सेकेंडरी रूल्स में आपका स्वागत है। टॉपिक नंबर 2 सेकेंडरी रूल्स, टॉपिक नंबर 2 सेकेंडरी रूल्स। इसमें फर्स्ट लिखो टॉपिक नंबर 2 सेकेंडरी रूल्स। पॉइंट नंबर 1 स्पेलिंग चेक कर लेना, नो सिस्टर अ सॉसेस। रूल 1 नो सिस्टर अ सॉसेस। चलो इसमें लिखो when two or more words, point number 1, when two or more words, when two or more words are susceptible to, when two or more words are, spelling check कर लेना, susceptible, are susceptible to analogous meaning, are susceptible to analogous meaning, then they are coupled together, they are coupled together, then they are coupled together to understood, they are coupled together to understood in the best way, they are coupled together to understood in the best way. That means next point में लिखना, that means associated words, that means associated words should take associated words should take color from each other, associated words should take color from each other, should take color from each other. That is the meaning of more general word, that is the meaning of more general word will be restricted to, meaning of more general word will be restricted to less general word, meaning of more general word will be restricted to less general word. General word. Next point,
In the case of Commissioner versus Savoy Hotel, in the case of Commissioner versus Savoy Hotel, comma, स्पेलिंग चेक कर लेना, कमिश्नर्स वर्सेस सवॉय होटल, कॉमा, एज पर परचेज टैक्स एक्ट, एज पर परचेज टैक्स एक्ट, एज पर परचेज टैक्स एक्ट, मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस, मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस, manufactured beverages includes, manufactured beverages include fruit juices, includes fruit juices and bottled water and syrup, includes fruit juices and bottled water and syrup, bottled water and syrup, full stop. It was held that, it was held that the meaning of fruit juices, the meaning of fruit juices will be construed, will be construed with its associated word, will be construed with its associated word, and hence, and hence fresh orange juices, and hence fresh orange juices, fresh orange juices was not within the description, fresh orange juices was not within the description, was not within the description. Next point, in the case of, in the case of Dr. Devendra M. Surti versus State of Gujarat, in the case of Dr. Devendra M. Surti versus State of Gujarat, comma, comma, as per Establishment Act, as per Establishment Act, as per Establishment Act, comma, commercial establishment means, as per Establishment Act, comma, commercial establishment means, commercial establishment means an establishment, commercial establishment means an establishment which carries on, which carries on business, trade or profession, which carries on business, trade and profession, business, trade or profession, which carries on business, trade or profession, full stop. It was held that, it was held that, it was held that the word profession, the word profession, the word profession will, was, the word profession does not include, the word profession does not include a private dispensary of a doctor, the word profession does not include the private dispensary of a doctor, private dispensary of a doctor. Done. Next, rule number 2, नाम कॉपी कर लो, कंटेम्पोरेना एक्सपोजिटो, rule number 2, contemporanea exposito.
डन। इसमें लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ सेकेंडरी रूल, ये लाइन तो अपन रूल 1 में लिखना भूल ही गए। इट इज अ सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, it is a secondary rule of interpretation which states, it is a secondary rule of interpretation which states that a law should be understood, that a law should be understood in the sense, a law should be understood in the sense in which it was understood, a law should be understood in the sense in which it was understood। अब कैपिटल में लिखना, it was understood, कैपिटल में लिखो, at the time when it was passed, at the time when it was passed, at the time when it was passed। Point number 2, at the time when it was passed। Point number 2, a statute is to be interpreted, a statute is to be interpreted by referring to the exposition, by referring to the exposition it has received from the authority, by referring to the exposition it has received from the authority, by referring to the exposition it has received from the authority, by referring to the exposition it has received from the authority। Point number 3, this is given in the Latin maxim, this is given in the Latin maxim, और ये पूरा कॉपी करो जो आईसीआई ने इतना तुमको सजा के दिया है, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटिव एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिनिया इन लेग। हाँ हेलो, नहीं नहीं मैं तो 9:30 ट्यूशन आ गई थी, अब शाम को जाऊंगी सीधा। हाँ नहीं नहीं अभी 2-3 दिन 9:30 बजे है, फिर वापस 7:30 हो जाएगी। हाँ नहीं नहीं लेके आई थी मैं, मम्मी पैक करती है ना वैसे भी, तो मेरा भी। हाँ वो तो आ गए, पर मम्मी ने पापा का और उसका किया था तो मेरा भी कर दिया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, द कस्टम इज द, नेक्स्ट पॉइंट, द कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। custom is the best interpreter of law, डैश करके, this is given in the Latin maxim, this is given in the Latin maxim, और ये कॉपी करना है, this is given in the Latin maxim optima legum interpres est constitute। Next point, this maxim is to be applied, this maxim is to be applied for, this maxim is to be applied for construing,
दिस मैक्सिम इज टू बी अप्लाइड फॉर कंस्ट्रूइंग एंशियंट स्टैट्यूट्स, for ancient statutes and ancient statute and not modern statute and not modern statute. यहां तक हमारे दो टॉपिक खत्म होते हैं, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स। समझ में आया सबको? अब अपन नेक्स्ट लिखेंगे, पेज नंबर है लास्ट 14.18, पेज नंबर 14.18, जिसमें लिखा है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अभी जो तुम रूल्स पढ़ के आए हो ना, वो रूल्स किसको समझने के हैं? लॉ को इंटरप्रेट करने के। पर कितनी बार बहुत सारी डीड्स बनती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो डीड्स और डॉक्यूमेंट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा वो भी तुमको समझा रहे हैं। और इसमें जो भी लिखा है वो ऊपर वाले रूल 1, रूल 2, रूल 7 प्राइमरी सेकेंडरी में सब में कवर्ड है। तो इसमें जितनी भी बातें आएगी वो सारी की सारी अपन रूल प्राइमरी में और सेकेंडरी में कवर कर चुके हैं। तो ये मुझे सिर्फ तुमको लिखाना है, समझाने का इसमें कुछ भी नहीं बचा है। लिखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ, टॉपिक नंबर 3, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, rule of interpretation of deeds and documents, rule of interpretation of deeds and documents। डन? लिखा? इसमें पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पॉइंट, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पॉइंट is to interpret deeds and document. The first and foremost point to interpret deeds and document, to interpret deeds and documents is that one has to find out, is that one has to find out, is that one has to find out what a reasonable man can interpret. One has to find out what a reasonable man can interpret. What a reasonable man can interpret. मतलब सिंपली ये बोला है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन आपके डॉक्यूमेंट को कैसे रीड करेगा वैसे ही आपको रीड करना है। मतलब सिंपल बोलूं तो रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन हो गया, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन जब कोई डीड पढ़ेगा तो वो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, टू फाइंड आउट द स्कोप, टू फाइंड आउट द स्कोप एंड इंटेंशन, टू फाइंड आउट द स्कोप एंड इंटेंशन, कॉमा, द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, टू फाइंड आउट द स्कोप एंड इंटेंशन, कॉमा, the surrounding circumstances of a deed or document, the surrounding circumstances of a deed or document is to be considered, the surrounding circumstances of a deed or document is to be considered। Next point, the principal rule of construction, the principal rule of construction, the principal rule of construction is a document as of a statute, a document as of a statute does not differ, a document as of a statute does not differ except in few minor details, except in few minor details। मतलब अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो आपके स्टैट्यूट से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो चलेगा, बाकी जैसा लॉ में लिखा है वैसा ही डॉक्यूमेंट बनाओगे। पॉइंट नंबर 3, 4 हो गया क्या पॉइंट नंबर?
लिखो पॉइंट नंबर 4, अ डीड मस्ट बी रीड एज अ deed must be read as a whole, a deed must be read as a whole in order to ascertain the true meaning. A deed must be read as a whole, मतलब पूरा साथ में रीड करो, must be read as a whole in order to ascertain the true meaning, in order to ascertain the true meaning. Next point, if several clauses of the document, if several clauses of the document, if several clauses of the document are in conflict with each other, are in conflict with each other, are in conflict with each other, then are in conflict with each other, then it must be interpreted in harmony, then it must be interpreted in harmony. Next point, the golden rule of construction, the golden rule of construction is, the golden rule of construction is, the golden rule of construction is to ascertain the intention of the parties, to ascertain the intention of the parties, to ascertain the intention of the parties to the instrument, to ascertain the intention of the parties to the instrument, intention of the parties to the instrument, after considering, after considering, after considering all the words in their ordinary and natural sense, all the words in their ordinary and natural sense. Next point, next लिखो, in the case of Ram Kishore Lal versus कमल नारायण, एक ही नाम बहुत था, या तो कमल रख लेते हैं नारायण रख लेते हैं, इन द केस ऑफ राम किशोर लाल वर्सेस कमल नारायण, कॉमा, in the case of Ram Kishore Lal versus Kamal Narayan, comma, the status and training of the parties, the status and training of the parties, using the words, the status of the training, the status and the training of the parties, the status and the training of the parties, the status and the training of the parties, using the words, the status and training of the parties, using the words or technical words, or technical words should be, और technical words, हाँ इतना टफ तो कुछ नहीं बोल रही मैं, और technical words should be understood, should be understood in their technical meaning only, should be understood in their technical meaning only. Next point, only. In the case of Nirmala Bala Ghose versus Balai Chand Ghose, स्पेलिंग चेक कर लेना, निर्मला बाला घोष वर्सेस बलाई चंद घोष, रिलेटिव्स है ये दोनों.
कॉमा, इसमें लिखो टू कंस्ट्रू द टर्म्स ऑफ वन डीड, टू कंस्ट्रू द वर्ड्स ऑफ वन डीड, टू कंस्ट्रू द टर्म्स ऑफ वन डीड, to construe the terms of one deed, comma, the reference of another deed, the reference of another deed can be considered, the reference of another deed can be considered. हेलो, नहीं लगवाया, अब लगवाऊंगी. हाँ ठीक है. हाँ, the reference to another deed can be considered. Next point, in case of Kultar Singh versus Mukhtar Singh, केस लॉ का नाम लिखो. In case of Kultar Singh versus Mukhtar Singh, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो इन द केस ऑफ कुलतार सिंह वर्सेस मुख्तार सिंह, कॉमा, द सेम वर्ड कैन नॉट हैव टू डिफरेंट मीनिंग, द सेम वर्ड कैन नॉट हैव टू डिफरेंट मीनिंग इन द सेम डॉक्यूमेंट, the same word cannot have two different meaning, in the same document. यहां हमारा खत्म होता है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, विच इज इंटरनल एज और एक्सटर्नल एज. कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज नहीं होगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. पर आज अपन ऑलरेडी 3 टॉपिक्स तो कर चुके हैं. प्राइमरी रूल्स हो गया है, सेकेंडरी रूल्स हो गया, और एक अपन ने भी क्या पढ़ा, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. अब सुनना बहुत ध्यान से. इसके बाद हमारे पास आ रहा है 2 एड्स और होते हैं लॉ को समझने के लिए. मतलब और कुछ रह गया है तो और भी तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं लॉ को समझने के लिए. तो और कैसे हेल्प कर सकते हैं, 2 हेल्प आपके पास और है. एक तो इंटरनल एड्स है और एक एक्सटर्नल एड्स है. कौन कौन से एड है, इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड. इंटरनल एड का मतलब होता है वो सारे एड्स जो एक्ट में ही लिख के दिए हैं, और एक्सटर्नल एड्स मतलब जो एक्ट में नहीं लिखे हैं, अदर देन एक्ट जो आ रहा है, वो एक्सटर्नल एड्स है. अपन सबसे पहले इंटरनल एड्स पढ़ेंगे. तो इंटरनल एड्स में क्या क्या आता है, बहुत ध्यान से सुनना. सबसे पहले इंटरनल एड्स में आता है लॉन्ग टाइटल या फिर शॉर्ट टाइटल. मतलब लॉ किस बारे में है, इसके लिए पहले आपको लॉ का नाम पता होना चाहिए. भाई आप जिस लॉ को पढ़ रहे हो उसका नाम नहीं पता तो फिर आपको लॉ के बारे में क्या समझ में आएगा. आप सपोज करो कंपनीज एक्ट पढ़ना चालू कर दिया सेक्शन 1, 2, 3 से, पर यही नहीं पता कि ये कानून है किस चीज का, कंपनीज का है, पार्टनरशिप का, एलएलपी का है, तो तुमको समझ ही नहीं आएगा कि लॉ में लिखा किसके लिए है. तो किसी भी लॉ को समझने के लिए सबसे पहले उसका क्या देखना पड़ेगा, नाम. क्या देखना पड़ेगा, और नाम देखना मतलब लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल. क्या देखना पड़ेगा, लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल. अब ये लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है. लॉन्ग टाइटल का मतलब होता है कि आपको उसका पूरा नाम देखना है. शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि उसको प्यार से घर में क्या बुलाते हैं, दैट इज अ शॉर्ट टाइटल, जिसको हम निकनेम कहते हैं. आया क्या समझ में. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल होता भी है क्या. अगर मैं तुमको कंपनीज एक्ट दिखाऊं तो चेक करो. कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 1 किसका है, शॉर्ट टाइटल. क्या लिखा है, और अब इस शॉर्ट टाइटल में क्या लिखा है ये देखो. पढ़ो पहली लाइन क्या लिखा है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज. वापस पढ़ेंगे क्या लिखा है,
एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। और शॉर्ट टाइटल में लिखा है, शॉर्ट टाइटल पॉइंट नंबर 1 में लिखा है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट। मतलब हम जो कंपनीज एक्ट कहते हैं वो शॉर्ट टाइटल है। कौन सा टाइटल है वो? तो लॉन्ग टाइटल क्या है? ये जो लिखा है ना, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट, ये है लॉन्ग टाइटल। समझ में आ रहा है सबको? तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है कि किसी भी एक्ट का लॉन्ग टाइटल भी हो और उसका शॉर्ट टाइटल भी हो। आया क्या समझ में आता है सबको? उसके बाद लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल, ये आपको समझ में, ये आपको हेल्प करेगा लॉ को समझने में। दूसरा क्या लिखा है? प्रीएम्बल। क्या लिखा है? प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल का मतलब होता है आपके लॉ का जो भी शॉर्ट टाइटल है, जो भी एक्सटेंट है और जो भी कमेंसमेंट है, ये तीनों को मिला के प्रीएम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। अब शॉर्ट टाइटल तो तुमको क्लियर हो गया क्या है। एक्सटेंट का मतलब होता है कि जो लॉ तुम पढ़ रहे हो वो कहाँ एप्लीकेबल है। जो तुम लॉ पढ़ रहे हो वो इंडिया में एप्लीकेबल है कि इंडिया में सिर्फ कुछ स्टेट्स में ही एप्लीकेबल है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो प्रीएम्बल का पार्ट है। और कमेंसमेंट मतलब होता है कि लॉ किस दिन से एप्लीकेबल हुआ है। तो अगर तुम चेक करोगे कंपनीज एक्ट में, तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 में लिखा है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब ये पूरे इंडिया को लगता है। और इसके साथ साथ में इसमें कमेंसमेंट भी लिखा है। ये रहा, the section shall come into force at once and the remaining provisions of this act shall come into force on such date as may be specified by notification in official gazette। मतलब कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस एक दिन में आके नहीं आए हैं। कंपनीज एक्ट आके पूरा एक दिन में तैयार होके लॉ पे जनरल पब्लिक पे नहीं लगा है। जैसे जीएसटी एक दिन आ गया था, कौन सा क्या डेट है जीएसटी जिस दिन आया था? तो ये जीएसटी का कमिटमेंट डेट है। कंपनीज एक्ट का ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है हर सेक्शन को लेके। कुछ सेक्शंस किसी दिन आए थे, कुछ सेक्शंस कब आए, कुछ सेक्शन 2015 में आए, कुछ 2016 में, किसी कोई 2014 में, और वो भी अलग अलग दिन पे। तो इसीलिए कमेंसमेंट में क्या लिखा है कि ये एक्ट में हर सेक्शन अलग अलग आया है। तो जिस दिन भी आपने नोटिफिकेशन दिया ऑफिशियल गैजेट में कि ये सेक्शन इस दिन से एप्लीकेबल है, वो सेक्शन उस दिन से लग जाएगा। आया क्या समझ में आता? तो मतलब क्या बोला है कि ये जो आपने शॉर्ट टाइटल पढ़ा, जो आपने एक्सटेंट पढ़ा, जो आपने कमेंसमेंट पढ़ा सेक्शन नंबर 1 में, कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 1 में, इसको बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? और ये भी हमको हेल्प करता है किसमें? लॉ को समझने में। उसके बाद थर्ड क्या लिखा है? हेडिंग एंड टाइटल। अब व्हाट इज हेडिंग एंड टाइटल? अगर तुम चेक करोगे तो जितने भी सेक्शंस है उन सब का हेडिंग है। जितने भी सेक्शंस है उन सब का क्या है? हेडिंग है। और उन सब का टाइटल भी दिया हुआ है। जैसे कंपनीज एक्ट 470 सेक्शंस एक साथ नहीं दिए गए हैं। कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन जो दिए गए हैं, इसमें पहले चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस है, चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स है। ये चेक करो कहाँ गया। चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स है, चैप्टर 5 डिपॉजिट्स है, चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है, चैप्टर 7 अपन जो पढ़ने वाले थे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब पूरे कंपनीज एक्ट में जितने भी सेक्शंस है उनको हेडिंग्स दी गई है, उनको एक टाइटल दिया गया है, और वो टाइटल आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है उस चैप्टर को समझने में। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हेडिंग है, तो इसमें जितने भी सेक्शंस आएंगे ऑब्वियसली वो किससे रिलेटेड होंगे? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। इसमें कोई भी सेक्शन डिपॉजिट का नहीं आएगा, इसमें कोई भी सेक्शन जनरल मीटिंग का नहीं आएगा। इसका मतलब आप जब भी कोई एक्ट पढ़ते हो तो उसमें क्या दी जाती है? हेडिंग्स और टाइटल। क्या दिया जाता है? और इसके साथ आप जब भी कोई सेक्शन देते हो तो उसमें कोई मार्जिनल नोट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? अब व्हाट इज मार्जिनल नोट्स? तुम पूरा सेक्शन पढ़ रहे थे, तुमने पूरा सेक्शन पढ़ लिया, नीचे देखो क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे हैं। तुमने ये पढ़ा, फिर एक रेफरेंस दिया है नीचे पॉइंट 1 का, फिर ये पढ़ा, फिर पॉइंट 1 2 लिख के दिया हुआ है। तो इन सबको क्या बोलते हैं? मार्जिनल नोट्स। क्या बोलते हैं? मार्जिनल नोट्स, जो आपको लॉ को समझने में हेल्प करते हैं। किसको समझने में? लॉ को समझने में हेल्प कर रहे हैं। फिर क्या आता है? डेफिनेशन और सेक्शन। डेफिनेशन का सेक्शन 2 ही होता है जनरली, और सेक्शन तुमको पता ही है, सेक्शन चैप्टर्स का पार्ट है। सेक्शन चैप्टर का पार्ट होते हैं, बोलो हाँ है ना? पहले चैप्टर हेडिंग आती है, फिर उसमें सेक्शंस होते हैं।
क्लियर है डेफिनेशन सेक्शंस। फिर आते हैं इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन वो वाले नहीं जो आईसीआई ने दिए हैं। कंपनीज एक्ट भी कुछ चीजों को समझने के लिए इलस्ट्रेशन देख के रखती है। जैसे देखते हैं कि आईसीआई ने कंपनीज एक्ट में कहीं पर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है क्या? दिया हुआ तो है पर बस ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। इलस्ट्रेशंस इनकम टैक्स एक्ट में ज्यादा मिलते हैं, कंपनीज एक्ट में देखना पड़ेगा, होंगे तो सही पर कहाँ पे है। इसमें सर्च नहीं कर सकती क्या मैं? इलस्ट्रेशन वर्ड से ही ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, मेरे को ढूंढ मिलता है तो मैं बताऊंगी तुमको, इलस्ट्रेशंस भी होते हैं पर। लॉ को समझने के लिए क्या होते हैं? इलस्ट्रेशंस। क्या होते हैं? इलस्ट्रेशन जनरली इनकम टैक्स में तो दिए हुए रहते हैं पर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे दिया हुआ है इतने सेक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रोविजो। प्रोविजो का मतलब लॉ में जो भी लिखा है उसकी कुछ बातों को समझने के लिए प्रोविजो डाला जाता है, विच इज नोन एज एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे हैं एक्सप्लेनेशन, तो इवन कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारे हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन भी होते हैं लॉ को समझने के लिए, कि अगर सेक्शन में कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो एक्सप्लेनेशन भी रेफर कर सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन होते हैं लॉ को समझने के लिए। उसके अलावा शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल 1 2 3 है ना। अच्छा, शेड्यूल 3 किसका है? बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ऐसे कंपनीज एक्ट में टोटल कितने शेड्यूल्स है? 7। कितने?
ये लिखा हुआ है, और ये भी आपको लॉ को समझने में हेल्प करते हैं। क्या समझने में हेल्प करते हैं? लॉ को समझने में हेल्प करते हैं। ये रहे तुम्हारे जितने भी यहाँ पे शेड्यूल्स है, ये रहा। 470 सेक्शन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुमको, तो ये तुमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये भी लॉ को समझने में हेल्प करता है तुम्हें। नेक्स्ट और क्या बच गया है जो लॉ को समझने में हेल्प करेगा? रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। और इसीलिए स्टैट्यूट को अकेले नहीं पढ़ा जाता है, स्टैट्यूट को रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, शेड्यूल्स, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोविजो, इन सब को पढ़ के समझा जाता है कि लॉ में लिखा क्या है। और ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है किसमें? लॉ को इंटरप्रेट करने में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल एड्स। क्या बोलते हैं? तो इंटरनल एड्स मैंने तुमको पूरा समझा दिया है, कल सिर्फ लिखवाना बाकी रहेगा इंटरनल एड्स का, और कल एक्सटर्नल एड्स पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर खत्म। कोई दिक्कत? चलो, ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।